Hello students, today we will discuss about factors affecting cultivation. In my previous video, I have already discussed the 5 points, that is light, altitude, temperature and humidity, rainfall or irrigation, soil and soil fertility. Now continuing with this topic, today we will study about fertilizers, pest and pest control, plant hormones, polyploidy, hybridization, greenhouse effect. So let's start first with the फर्टिलाइजर्स। पहले हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या है फर्टिलाइजर्स की। बेसिकली देखिए, आपको पता है कि हम खेतों में प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हम किसका खाद का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ये जो खाद ही होती है उसी को फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, जिससे क्या होंगे प्लांट्स की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, बेटर तरीके से हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल में। Fertilizers are the nutrients which are necessary for development and growth of the plants. These are the basic nutrients, as I already told you. They provide the nutrients for the development and growth of the plant. It enhances the effectiveness of the soil by modifying its water retention and aeration. Then how it improves the soil fertility? तो ये कैसे काम कर रहे हैं, by modifying its water retention and aeration. Fertilizers are either applied to the soil directly on the plant or added to aqueous solution in order to maintain soil fertility, improve crop development, yield and or crop quality. यहाँ पे क्या है, जो फर्टिलाइजर्स है, दिस कैन बी आइदर डायरेक्टली हम प्लांट्स में ऐड कर सकते हैं, और आप पहले क्या करेंगे, वाटर में ऐड करके, फर्टिलाइजर्स में वाटर ऐड करके उसके बाद हम इसे सॉइल में डाल सकते हैं, जिससे क्या हो जाए, हमारे क्रॉप का डेवलपमेंट, उसकी ईल्ड और उसकी क्वालिटी तीनों ही इम्प्रूव हो जाए। अभी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज बायोलॉजिकल ओरिजिन फर्टिलाइजर एंड सेकेंड इज केमिकल फर्टिलाइजर। डिटेल में पढ़ेंगे अभी से बायोलॉजिकल ओरिजिन फर्टिलाइजर्स के लिए। तो सॉइल इज जनरली पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। देखिए बेसिकली क्या होता है, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है और नाइट्रोजन जितना प्लांट को चाहिए उस अकॉर्डिंग, उसके जितनी उनकी नीड है, उतनी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को, उतनी अमाउंट में सॉइल में ये ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। The substance of biological origin used as fertilizers are thus selected if these could provide the elements required. These are of two types. तो यहाँ पे क्या है, जो सब्सटेंस जिनका ओरिजिन क्या है, बायोलॉजिकल ओरिजिन है, जो फर्टिलाइजर्स के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, तो हम वही फर्टिलाइजर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनमें क्या है, जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स प्लांट्स को जरूरत है, जो उन्हें सॉइल नहीं पहुंचा पा रहा है, उन फर्टिलाइजर्स के थ्रू वो प्लांट्स तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम वही सब्सटेंस जिसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को, फर्टिलाइजर्स वही सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे ये सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल ओरिजिन फर्टिलाइजर्स हैं, इनको भी फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करा है। फर्स्ट इज मैन्योर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर इज मटेरियल व्हिच आर मिक्स्ड विद सॉइल, दीस सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप प्लांट्स, दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अब देखिए मैन्योर क्या होता है, ये मटेरियल, ये भी वो मटेरियल होते हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी के साथ पहले मिक्स किया जाता है, और ऑलमोस्ट जितने भी न्यूट्रिएंट प्लांट को नीड होती है उनके डेवलपमेंट के लिए, ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जिससे क्या होता है, इन रिजल्ट क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये जो मैन्योर्स है, ये भी फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फार्म मेड मैन्योर, सेकंड इज कंपोजिटेड मैन्योर, थर्ड इज ग्रीन मैन्योर। अभी जो तीनों को हमने टाइप्स में डिस्क्राइब करा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में, तो ये किसके बेसिस पे किया है, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, क्योंकि इनमें आप जब हम पढ़ेंगे तो इनकी कंपोजिशन तीनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। अब जैसे फार्म मेड मैन्योर है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कैटल डंग एंड रिमेनिंग अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड प्लांट्स, शॉप्स फेड टू कैटल। यहाँ पे क्या है, देखिए फार्म मेड मैन्योर में मिक्सचर है किसका, कैटल डंग का, या जो भी अनयूज, जिनका यूज नहीं है प्लांट्स के पार्ट्स का, जिन्हें हम क्या करते हैं, कैटल को फीड कराते हैं, उन्हें मिक्स किया जाता है, उन्हें हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, यहाँ पे इनका नेमिंग क्या हो जाएगी, फार्म मेड मैन्योर। नाउ कंपोजिटेड मैन्योर, दिस कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रॉटेड और डिकम्पोज एंड यूजलेस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे किसका मिक्सचर है, जो भी सड़े गए हैं या फिर जो सड़े गले पार्ट हैं, जिनका अब प्लांट्स या फिर एनिमल का जिनका यूज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको यूज करते हैं एज अ मैन्योर की तरह। तो यहाँ पे इनके नेमिंग क्या आ जाएगी, कंपोजिटेड
converted manure. Now green manure, it is a herbaceous crop plucked under and mixed with the soil while still green to enrich the soil. The plants used as green manure are often quick growing. These add both organic as well as nitrogen to the soil. Example, neem seed cake, वर्मी कंपोस्ट, ऑयल केक. अब यहाँ पे ग्रीन मैन्योर में क्या है, यहाँ पे हम उन ग्रीन प्लांट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं. एक तो क्या होगा, ग्रीन मैन्योर्स को यूज करने का एक फायदा ये होता है कि ये दोनों ही चीजें सॉइल में ऐड कर देते हैं. पहला क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और सेकंड क्या आ जाता है, नाइट्रोजन. सेकंड जो टाइप्स है, that is biofertilizers. It can be defined as biological active products of bacteria, algae and fungi which useful in bringing about soil nutrient enrichment. These mostly include nitrogen fixing microorganisms. Some of the biofertilizers are as follows. अब यहाँ पे देखिए, ये जो biofertilizers में हम किसका यूज करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है इसमें, या फिर बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी. जो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी जो यूजफुल है, जो क्या कर रहे हैं, सॉइल की एनरिचमेंट, ठीक है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे कि लेजियम, राइजोबियम, सिम्बोसिस, एजोला, एनाबियानस सिम्बोसिस, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Now third is second part of fertilizers is chemical fertilizers. As the name indicates, we use the chemicals as fertilizers. There are two types of chemical fertilizers based upon nutrients they provide. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. अब ये भी क्या है, फर्दर दो टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे जो डिवीजन है किसके बेसिस पे कर रहा है, ये किस तरीके के न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं. अब इसमें दो पार्ट्स कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो प्लांट्स को हाई क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसलिए इनका नाम क्या है, मैक्रो. वही माइक्रो मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो प्लांट्स को चाहिए एलिमेंट्स की, एज कंपैरिजन टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इट इज लेसर. बट ऐसा नहीं है कि उनकी नीड जो है वो उससे कमतर है, अमाउंट कम है, अमाउंट में वो कम चाहिए होते हैं, बट रिक्वायरमेंट उतनी ही सेम रहती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जितनी. अब इसमें कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं, देखिए जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, कॉपर एंड मोलिब्डेनम. वहीं जो अदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये वाटर और एयर के थ्रू प्लांट्स को मिलते हैं. एग्जाम्पल देखिए फर्टिलाइजर्स का क्या है, यूरिया एंड पोटास. ये आपका सारा फर्टिलाइजर्स के बारे में था. नेक्स्ट फैक्टर इज पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट. तो देखिए वो जो कीट होते हैं, ठीक है, कीट है या कीटाणु जो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उसको बेकार कर देते हैं, वो क्या होते हैं, कीट बोलते हैं उसे हिंदी में. वैसे क्या बोला जाता है उसे, पेस्ट. एंड सेकेंड क्या आ जाता है, अब ये जो कीट, हमें अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो क्या है, हमें उन्हें खाना है. जो भी चीज आप खाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए. तो हमें कीट से दूर करने के लिए, पेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स को हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं. पेस्टिसाइड्स तो केमिकल्स होते हैं जो इनको पेस्ट को किल करने के लिए काम आते हैं. वहीं अब कुछ जो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ये क्या आ जाएगा, इसका टर्म आ जाता है पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट. अब हम स्टडी करेंगे व्हाट आर पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट. A pest is an organism that causes an epidemic disease associated with high mortality. तो देखिए पेस्ट क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक बहुत बड़ी बीमारी कर सकता है, जिससे बहुत जनों की मौत हो सकती है विद हाई मॉर्टेलिटी. इसलिए क्या है, ये पेस्ट है बहुत हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, मैंस के लिए, फिजिकली भी. और साथ ही साथ अगर क्रॉप का लॉस होगा तो क्या होगा, किसानों की जो भी फसल होगी उसका नुकसान होता है, तो इकोनॉमी भी क्या आती है, डाउन हो जाती है. ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज इकोनॉमिक लॉसेस. यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके के हमारे पास कितने टाइप्स के पेस्ट होते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट इन्फेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट. तो जो बहुत टाइप के पेस्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज फंगी एंड वायरसेस. फंगी वायरसेस हो सकते हैं. इंसेक्ट्स, इसके अंदर देखिए क्या आ जाता है, फ्लाइंग
लाइन में आता है एडल्ट मॉथ्स, फ्लाइज एंड लार्वा। क्रॉलिंग में बीटल्स, विविल्स, कॉकरोचेस। रॉडेंट्स में आता है माइस, फील्ड एंड हाउस मिंच हो सकते हैं, रैट्स, रूफ एंड नॉर्वे के थ्रू। और बर्ड्स, पीजन्स, क्रॉस, स्टर्लिंग। अदर मैमल्स में आता है स्नेक्स, कैट्स एंड डॉग्स। अब ये तो टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा। अब ये हाँ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्दर फर्स्ट जो मेथड है, इसमें फर्स्ट आती है मैकेनिकल मेथड। इट एम्प्लॉयज मैनुअल लेबर अलोंग डिफरेंट डिवाइसेस फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट। पहला क्या आ जाता है मैकेनिकल मेथड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेबर्स का यूज करते हैं कुछ डिवाइसेस के साथ। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है और उन्हें डिस्ट्रॉय, उन्हें खत्म कर देते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे कि क्या आ जाता है, हैंड पिकिंग टू रिमूव इंसेक्ट। हाथ से ही क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को निकाल देंगे। ठीक है, प्लांट्स की क्या करते हैं, छटाई करी जाती है, उसे प्रूनिंग बोलते हैं। बर्निंग क्या है, जो भी इन्फेक्ट हो चुके हैं प्लांट वीड्स से उसे हटा दिया जाता है ताकि फर्दर वो अदर जो हेल्दी प्लांट्स है उनको इन्फेक्ट ना कर पाए पेस्ट। तो ये क्या आ जाता है, बर्निंग। ट्रैपिंग ऑफ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जाल बिछा देते हैं जिससे क्या होंगे, जो पेस्ट है वो उसमें ट्रैप हो जाए, और जब वो ट्रैप हो जाएंगे उनको हम अलग कर देंगे। तो ये मैकेनिकल मेथड है। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर मेथड। एग्रीकल्चर मेथड में क्या आता है, इट कवर्स एडवांस्ड प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग जेनेटिक मैनिपुलेशन रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन हाइब्रिड वैरायटीज व्हिच आर रेसिस्टेंट टू फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक। यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स में जो भी हमारा हाइब्रिड वैरायटी, जो नया प्लांट बनता है एक दो की मैटिंग करा के, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंड्यूस कराते हैं क्या, कुछ उसमें जेनेटिक मैनिपुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके जीन्स में चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो जो हाइब्रिड वैरायटी होगा वो अपने आप में उसमें पावर होती है सो दैट दे कैन रेसिस्ट द फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मेथड में पहला क्या आ जाएगा, जो भी हाइब्रिड वैरायटी है, जो हमने क्या कर रखा है, दो प्लांट की मैटिंग से जो हाइब्रिड वैरायटी बनाई है उसमें हम क्या करते हैं, इंड्यूस कर देते हैं, उसके मतलब जीन्स में मैनिपुलेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, वो अपने आप उसमें पावर होती है कि वो फंगल और बैक्टीरियल अटैक को रेसिस्ट कर सके। Another aspect in agriculture control is plugging, which should be sufficiently deep so as to eradicate weeds as well as early stages of insect. और second एक मैटर आ जाती है क्या, जुताई करना, इसे क्या बोलते हैं, प्लगिंग। ठीक है, जो हम उलट पलट करते हैं ना मिट्टी को, तो इतनी डीप से हमें क्या करना है, उसको पलटना है मिट्टी को, ताकि जितने भी वो हमारे अगर पेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और जो एक साइकिल चलती है इनकी ग्रोथ की वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, फर्दर वो ग्रोथ जो साइकिल है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा तो प्लांट्स की आगे ग्रोथ नहीं होगी। बाय क्रॉप रोटेशन, नेक्स्ट इज बाय क्रॉप रोटेशन। अब देखिए क्रॉप रोटेशन में क्या है, एक ही जगह पे अगर जैसे आपने कहीं मूली लगा दी है, उसी जगह पे आप क्या कर रहे हो, बार बार मूली लगाएंगे तो भी देयर विल बी द हाई चांस फॉर द पेस्ट अटैक। तो हमें क्या करना है, क्रॉप रोटेशन, आपको क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है क्रॉप्स की। ठीक है, तो ये आ जाता है एग्रीकल्चर मेथड। थर्ड इज केमिकल मेथड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स मैंने भी आपको बताया था, जैसे कि हम पेस्ट को किल करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, उन्हें हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। इसमें एग्जांपल्स देखिए, जैसे आ जाता है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या करेंगे, जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें एग्जांपल आता है इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे हम किसे यूज कर रहे हैं, डीडीटी को, गैमेक्सिन, पैराथायोन, मैलाथायोन। एंड फंगीसाइड जो क्या कर रहे हैं, फंगल डिजीज, फंगस डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, बोर्डिक मिक्सचर, क्लोरोफिनॉल्स, एंटीबायोटिक्स। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स किसको यूज करते हैं, कंट्रोल करने के लिए वीड्स को। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स देखिए, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ फोर्थ इज रोडेंटिसाइड। ये क्या कर रहे हैं, किसको कंट्रोल करेंगे, रॉडेंट्स को। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, वार्फेरिन, स्ट्रेक्नाइन और रेडिस्टिल। तो ये आपकी थर्ड मेथड थी, केमिकल मेथड। जो एक अदर मेथड है वो आ जाती है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। दिस मेथड इज प्रैक्टिस बाय कम्बाटिंग द पेस्ट मोस्टली द इंसेक्ट विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कराते हैं पेस्ट। अब इन पेस्ट में मेनली जो इंक्लूड हम करते हैं वो आता है इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप कम्बैटिंग कॉम्पिटिशन करा रहे हो, लड़ाई करवा रहे हो किसके साथ, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, अब इस मेथड में क्या, इफ दिस मेथड इज प्रॉपर्ली डिजाइंड इट में emerge as an effective, safe and economical method of pest control। अगर ये मेथड हम प्रॉपरली अगर डिजाइन किया जाए इसे, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अभी तक हमने जो स्टडी करी है 3 मेथड, उन सब में सबसे
सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होती है, सबसे सेफ होती है, साथ ही साथ इसमें पैसे बहुत कम खर्च होते हैं, तो इकोनॉमिकल मेथड होती है किसके लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। अब होता क्या है देखिए इसमें, जब केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय सम फीमेल इंसेक्ट्स आर कैपेबल फॉर एलिसिटिंग अ सेक्सुअल रिस्पांस फ्रॉम द अपोजिट सेक्स which could be exploited for biological control of pests called sex pheromones। यहाँ पे क्या है, ये देखा गया है कि जो फीमेल इंसेक्ट्स होती है ये एक तरीके का सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं ये क्या है, काफी कैपेबल होता है कि अपोजिट सेक्स के, मतलब जो मेल इंसेक्ट होगा उसमें क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सेक्सुअल रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, फीमेल इंसेक्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम इसी टाइम पे क्या कर सकते हैं, उन्हें कैच कर सकते हैं और पेस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्लांट को। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे 7,8 इपॉक्सी 2 मिथाइल ऑक्टाडिकेन फ्रॉम जिप्स मॉथ। तो यहाँ पे जो जिप्स मॉथ है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 7,8 इपॉक्सी 2 मिथाइल ऑक्टाडीन, सॉरी ऑक्टाडिकेन। एग्जांपल सर, ये आपके जो मेथड्स थे पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट, इसमें एक और आ जाता है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। कुछ हमारे क्या नेचुरली एजेंट्स होते हैं, दे कैन आल्सो वर्क एज पेस्टिसाइड्स। इसमें एग्जांपल्स क्या है, टोबैको, नक्स वोमिका, पायरेथ्रम, नीम, सिट्रोनेला, ठीक है। ये सारे ड्रग्स में क्या होता है, दे हैव द पेस्टिसाइडल इफेक्ट। ये भी क्या कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स में। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स आर वेरी नेसेसरी, ठीक है, वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग द सेवरल फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। लाइक दैट in plants also the hormones are very needed for the functioning, for the development of the plants. It is a hormone like synthetic organic compound। ये जो plants हार्मोन है ये भी क्या हार्मोन के जैसे ही क्या होते हैं, synthetic organic compound होते हैं। In a small amount it modifies the growth and development either by promoting or inhibiting the growth। अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल अमाउंट में जो प्लांट हार्मोन्स है ये मॉडिफाई करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ या डेवलपमेंट से। दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसे प्रमोट करके भी या फिर इनहिबिट करके भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली 5 क्लासेस हैं प्लांट हार्मोन्स की, जो इम्पोर्टेंट क्लास है इसमें फर्स्ट हार्मोन है, चलिए पढ़ लेते हैं। द फाइटो हार्मोन्स आर ब्रॉडली ग्रुप्ड अंडर 5 मेजर क्लास, नेमली ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये पांचों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाता है, ऑक्सिन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल elongation। जिबरलिन, it is responsible for cell elongation plus cell division, result translated into growth। Cytokinins, it is responsible for cell division plus inhibits senescence। Abscisic acid, abscissance of leaves and fruits। Ethylene, it promotes the senescence, apinacity and fruit ripening। तो ये बेसिकली सारे फंक्शंस है किसके, प्लांट हार्मोन्स के। तो अभी मैंने आपको वैसे थर्ड यूनिट पे जब हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में स्टडी किया था, मैंने आपको डिटेल में प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में वहां पे बता दिया था, तो आप लोग मेरी वो वाली वीडियो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच अफेक्ट द कल्टिवेशन इज पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। प्लांट्स whose cells contain 2 sets of chromosomes derived at fertilization from the union of one set from the pollen and one set from the egg cells are described as diploids and denoted by 2n। अब देखिए क्या होता है, जो प्लांट्स हैं इसमें बेसिकली जो प्लांट्स में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसमें जो एक सेट आता है ये आता है पॉलन ग्रेन से, सेकेंड आ जाता है एग सेल से। अब दोनों जब क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, इट इज डिनोटेड बाय 2n। तो ये जो 2n वाली कंडीशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। अब यहाँ पे देखिए ये तो नॉर्मल केस में मैंने बताया कि प्लांट्स के बाद 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जहाँ पे आपने इसको क्या डिनोट कर दिया, 2n से डिनोट कर दिया और इसे बोल दिया डिप्लॉइड, ठीक है। अब क्या आएगा, जैसे जब हमें क्या लगता है कि 2n से, जब क्रोमोसोम नंबर प्लांट्स में 2n से ज्यादा होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब
इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, द टर्म पॉलीप्लॉइडी इज अप्लाइड टू प्लांट्स विद मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल। व्हेन 4 सेट्स आर प्रेजेंट, द प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड एज टेट्राप्लॉइड्स एंड डिनोटेड बाय 4n। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे भी क्या होगा, 2 सेट्स क्रोमोसोम से ज्यादा प्लांट्स में पाए जाएंगे, वहां पे कौन सा हम टर्म यूज करते हैं, पॉलीप्लॉइडी। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के नंबर प्रेजेंट है। फॉर सपोज अभी जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर 4n है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्राप्लॉइड्स। इन अदर वर्ड्स, plants containing more than 2 genomes is known as polyploid and the phenomena is known as polyploidy. For 3, 4, 5, 6, 7 genome number, polyploidy may be triploid, tetraploid, pentaploidy, hexaploidy, heptaploidy plants। अब देखिए, जहां पे भी मैंने अभी आपको जैसे बताया कि 2 जीनोम से ज्यादा प्रेजेंट होंगे प्लांट्स में, तो हम वहां पे उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड। और ये जो फिनोमिना है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, पॉलीप्लॉइडी। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर सेट्स कितने 3 है या 4 है, 5 है, 6 है, 7, तो उसके अकॉर्डिंग ही पॉलीप्लॉइडी को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे आगे, क्या, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, हेप्टाप्लॉइडी प्लांट्स बेस्ड ऑन द genome number. The ability of single cell to divide and produce all of the differentiated cell in an organism is known as totipotency. See students, this is very important question. टोटिपोटेंसी ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो एक सिंगल सेल होता है उसमें जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो सिंगल सेल की क्या करने की, पहले डिवाइड करने की, फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएट होने की, फिर डिफरेंशिएट होके एक अपना अदर एक प्रोड्यूस करना, अपना अलग सेल्स प्रोड्यूस करने की। तो जो एबिलिटी है, एक सिंगल सेल से पहले डिवाइड हुए फिर डिफरेंशिएट हुए सेल में, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल्स टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टोटिपोटेंसी। इसमें एग्जांपल देखिए टोटिपोटेंट सेल की क्या आ जाता है, जैसे कि स्पोर्स एंड जाइगोट्स। अब पॉलीप्लॉइडी जो है, ये हम क्या करते हैं, कैसे आप प्लांट्स में इंड्यूस करा सकते हो। तो यहाँ पे 2 मेथड्स है, एक है फिजिकल एजेंट, सेकंड इज स्पेसिफिक केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स में आते हैं एक्सरे, सेंट्रीफ्यूगेशन, टेम्परेचर चॉक्स। वहीं जो आपका सेकंड है केमिकल एजेंट्स, इसमें क्या आएगा, कॉल्चिटीन, बेरेट्रीन, सल्फोनिल अमाइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। नाउ इफेक्ट्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है पॉलीप्लॉइडी का। The effect of polyploidy are evident in plant species. Some of them are discussed here. First effect क्या है इसका, diploidization. Polyploids in their course of evolution have been shown to become diploids both in cytogenetic and genetic makeup. तो हम क्या कर रहे हैं, जब इवोल्यूशन किया जब इवोल्यूशन स्टडी करी है पॉलीप्लॉइड्स प्लांट्स की, तो ये देखा गया है कि इट बिकम डिप्लॉइड्स। ये क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड्स हो जाते हैं किसमें, साइटोजेनेटिक और जेनेटिक मेकअप में। This finding has given rise to the term polyploids, which indicate the diploid species which were polyploids in the past. अब ये जो फाइंडिंग है, जो हमने इवोल्यूशन स्टडी करी है, इससे एक टर्म निकल के आता है, कौन सा, पैलियोपॉलीप्लॉइड्स। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो डिप्लॉइड स्पीसीज है, ठीक है, जो अभी हमारे पास प्लांट्स की डिप्लॉइड स्पीसीज है, ये अपने पास्ट में ये क्या रह चुके हैं, पॉलीप्लॉइड्स प्लांट्स रह चुके हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड, इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि राइस, मेज, अरेबिडोप्सिस एक्सेट्रा। नाउ स्पेसिएशन, सेकंड इफेक्ट इसका क्या आ जाएगा, स्पेसिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पॉलीप्लॉइडी है, ये क्या करते हैं, एक नया और एक अलग तरीके का स्पीसीज प्रोड्यूस होता है जब इवोल्यूशन की हम स्टडी करें, द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। Then conservation of species, we can conserve the species, difference in gene composition, variation in gene expression. जो जीन कंपोजिशन है उसमें डिफरेंस होगा, वेरिएशन इन जीन एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है, पॉलीप्लॉइडी जीनोम्स रिस्पोंड इन सिमिलर मैनर टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। जो पॉलीप्लॉइडी के जीनोम्स होते हैं, ये एनवायरमेंटल के सिमिलरली उस पे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। Hence, polyploidy and whole genome duplication has also been proposed to be the result of external factors. Hence, हम बोल सकते हैं क्या कि जो polyploidy है या फिर जो
होल जीनोम डुप्लीकेशन हुआ है, ये किसका रिजल्ट है? एक्सटर्नल फैक्टर्स का रिजल्ट है। ना न्यू फंक्शनलाइजेशन एंड सब फंक्शनलाइजेशन, ये इफेक्ट है पॉलीप्लाइडी का। क्या है? न्यू फंक्शनलाइजेशन एंड सब फंक्शनलाइजेशन। तो ये जो न्यू फंक्शनलाइजेशन है इज द एक्वायरिंग ऑफ न्यू फंक्शन फॉर एग्जिस्टिंग जीन्स, एंड सब फंक्शनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द फंक्शंस ऑफ द जीन। तो जो न्यू फंक्शनलाइजेशन है इसका मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग जीन्स हैं वो क्या करती है? नए फंक्शंस को एक्वायर करती है, इसे हम, इसका जो टर्म है बोला जाता है न्यू फंक्शनलाइजेशन। वही जो सब फंक्शनलाइजेशन का मतलब क्या है? कि ये जो फंक्शंस है इसमें क्या होगा? कुछ लिमिट होगी, is the process of limiting the functions of the gene. Now applications of polyploidy, इसका यूज क्या है? देखिए, ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू मेडिसिनल प्लांट, जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इट में कॉज फॉर्मेशन ऑफ नई स्पीसीज फॉर्म होती है, अडॉप्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट टू वेरियस हैबिटेट एंड मेनली एक्यूमुलेशन ऑफ विटामिन। अभी जैसे ऊपर भी पढ़ा था हमने कि यहाँ पे क्या है, जो एनवायरमेंटल है उसके अकॉर्डिंग ही पॉलीप्लाइडी प्लांट्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या, जो मेडिसिनल प्लांट्स है इनमें क्या होती है? ज्यादा कैपेबिलिटी होती है एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने की। साथ ही साथ यहाँ पे जो विटामिन हैं वो ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं। यूजफुल इफेक्ट्स ऑन डिजिटालिस, ओपियम एंड मेंथा, जो मेंथा, ओपियम और डिजिटालिस है उसमें पॉलीप्लाइडी का इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। वहीं जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे कि कुछ वीट, ओट्स एंड कॉटन, इसमें भी बहुत यूजफुल इफेक्ट्स होते हैं पॉलीप्लाइडी के। स्टडी ऑफ एडाप्टिव इवोल्यूशन अमंग पॉलीप्लाइड्स रिवील सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट एंड हैंस कैन लीड टू बेटर कंजर्वेशन मेथोडोलॉजीज। तो यहाँ पे देखिए, जो इवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं हम पॉलीप्लाइड्स की, इससे एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है क्या कि जो आप स्टडी कर सकते हो प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। साथ ही साथ डिफरेंट मेथड्स को हम क्या कर सकते हैं? इन्वेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कवर कर सकते हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हो? बेटर तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं प्लांट्स को। Crop domestication is the most significant application of polyploidy. The only drawback is that further propagation needs clonal means. अब यहाँ पे क्या है? एक फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉलीप्लाइडी का इज क्रॉप डोमेस्टिकेशन। अब यहाँ पे जो इकलौता जो फर्दर जो अभी तक हमने ड्रॉबैक पढ़ा है कि यहाँ पे अगर आपको फर्दर प्रोपोगेशन करना है प्लांट का तो हमें क्या चाहिए? इट नीड्स अ क्लोनल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? दो क्लोनल स्पीसीज चाहिए होती है, क्लोनल मीन्स चाहिए प्रोपोगेशन करने के लिए। स्टडीज ऑन पॉलीप्लाइडी कैन रिवील इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द प्लांट जीनोम्स मैनेज टू सक्सीड द इफेक्ट्स ऑफ जीनोम ओबेसिटी, इंक्रीज इन जीनोम डोजेज। अब यहाँ पे क्या करें? जब पॉलीप्लाइडी प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो हम आप एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं ये अपने जीनोम्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, हम बेसिकली क्या होते हैं 2n, जब हम पॉलीप्लॉइडी को अगर इंड्यूस कराना है प्लांट्स में तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इन्होंने अपने जीनोम्स को कैसे मैनेज किया, जिससे वो जो डोजेज हैं उसकी जो जीनोम की डोजेज हैं उसको कैसे अपने आप पे उन्होंने मैनेज करा है प्लांट्स में, तो हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। Now next is mutation. Next factor is mutation. Sudden change in genotype causing qualitative and quantitative alternation of genetic material is called mutation. अब देखिए, कुछ भी जीनोटाइप में जो एकदम से सडन से चेंज आता है जिसकी वजह से क्या है, जो उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। या फिर आप कह सकते हो और सडन हेरिटेबल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन और क्रोमोसोम और चेंज द क्रोमोसोम नंबर, या फिर कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं किसमें? जीन्स के या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में या फिर उसके नंबर्स में, वो भी क्या है? म्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं म्यूटेशन को। अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ये जो म्यूटेशन है कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस इंड्यूस, अपने आप ही, या फिर हम क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं म्यूटेशन को। रेसेसिव एंड डोमिनेंट म्यूटेशन, सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन, फॉरवर्ड बैक एंड सप्रेशन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल, जेनोमिक एंड पॉइंट म्यूटेशन, ये सारे टाइप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कॉजेस क्या होते हैं, आगे ये जो म्यूटेशन है किसकी वजह से कॉज हो रही है। म्यूटेशन कैन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस बाय सर्टेन एजेंट्स कॉल्ड म्यूटेशंस और म्यूटेजेनिक एजेंट। अगर हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली म्यूटेशन
करवा रहे हैं प्लांट्स में, तो वो जो एजेंट्स जिनकी हेल्प से आप क्या करा रहे हो, म्यूटेशन करवा रहे हो, उन्हें क्या बोला जाता है, म्यूटाजेंस बोला जाता है या फिर म्यूटाजेनिक एजेंट्स बोला जाता है। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ जो म्यूटाजेंस है, फर्स्टली फिजिकल म्यूटाजेंस, इसमें आ जाता है आयनाइजिंग रेडिएशन, एग्जांपल एक्स-रेज, गामा रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज। सेकंड इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें आ जाता है यूवी रेडिएशन। अब सेकंड जो टाइप है वो आ जाता है केमिकल म्यूटेजेंस, इसमें हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जैसे कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स, इसमें एग्जांपल आएगा नाइट्रोजन एंड सल्फर मस्टर्ड। एक्रिडिन्स में आ जाता है आपका एग्जांपल एक्रिडिन्स एंड प्रोफ्लोविन्स, एंड थर्ड इज नाइट्रस एसिड। ना एडवांटेज, अब इसका एडवांटेज क्या है म्यूटेशन का, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज अ चीप एंड रैपिड मेथड ऑफ डेवलपिंग न्यू वेराइटीज, एक बहुत ही सस्ती और बहुत जल्दी होने वाली मेथड है ये, जिससे हम क्या कर सकते हैं, न्यू वेराइटीज प्लांट्स की डेवलप कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ डिजायरेबल म्यूटेंट एलील व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन germplasm, अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपको डिजायर्ड म्यूटेंट एलील अपने प्लांट में चाहिए उसे आप इजिली इंड्यूस करा सकते हो, जो पहले से क्या है, प्रेजेंट नहीं है germplasm में। Induced mutagens is used for the induction of CMS, cytoplasmic male sterility. Ethidium bromide has been used for induction of CMS in barley. अब यहाँ पे क्या है, जो induced mutagens है ये किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द इंडक्शन ऑफ CMS। इंडक्शन ऑफ CMS के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस म्यूटेजेंस का यूज किया जाता है। इसमें एग्जांपल CMS होता है क्या, वैसे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको क्या करना है, CMS को इंड्यूस करना है बार्ले के प्लांट में, तो हम किसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो, एथिडियम ब्रोमाइड। तो एथिडियम ब्रोमाइड को यूज करके हम बार्ले की जो प्लांट्स हैं उसमें CMS को इंड्यूस करा सकते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग इज मोर इफेक्टिव फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, जो भी म्यूटेशन ब्रीडिंग है ये बहुत इफेक्टिव होती है किसके लिए, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए म्यूटेशन ब्रीडिंग बहुत इफेक्टिव होती है। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स बाय इरेडिएटिंग पोलन, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो हैप्लॉइड्स का, किसके थ्रू, बाय इरेडिएटिंग पॉलेंस के थ्रू। म्यूटेशन ब्रीडिंग इज a simple, quick and the best way when a new character is to be introduced। ये बहुत ही सिंपल, बहुत जल्दी होने वाली और बेस्ट मेथड होती है अगर आपको कोई भी नया कैरेक्टर इंड्यूस कराना है प्लांट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इट इज अ मैटिंग और क्रॉसिंग ऑफ टू genetically dissimilar plants having desired genes or genotypes and bringing them together into one individual called hybrid। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, दो जो आपको प्लांट्स हैं, ठीक है, दो डिजायर्ड प्लांट्स ले लिए, जिसे हमें क्या करना है, दोनों के हमें उसके दोनों के मिक्सचर, ठीक है, दोनों का मिक्सचर चाहिए हमें। अगर मुझे कुछ एक प्लांट में एक कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, दूसरे प्लांट में दूसरा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, और मुझे एक ऐसी स्पीसीज बनानी है जिसमें ये दोनों ही कैरेक्टर प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लांट्स की मैटिंग करा देते हैं। तो इनकी मैटिंग से जो थर्ड स्पीसीज आप प्रोड्यूस होती है, जिनमें इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, तो इस जो थर्ड स्पीसीज है, हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। अब ये जो मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, हाइब्रिड स्पीसीज को बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैटिंग और क्रॉसिंग करा रहे हैं हम टू जेनेटिकली डिसिमिलर, जो जेनेटिकली दोनों अलग अलग है, डिसिमिलर प्लांट्स हैं, बट हमें इन दोनों में ही क्या है, डिजायर्ड जीन्स जो हमें चाहिए, having desired genes or genotype and bringing them together into one individual called hybrid। A hybrid is an organism which results from crossing of two species or varieties differing at least in one set of characters। अब यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो हाइब्रिड होता है इन दोनों की क्रॉसिंग करा के हमें जो स्पीसीज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ टू स्पीसीज ऑफ वेराइटीज डिफरिंग एट लीस्ट इन वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे एक हाइब्रिड हमें क्या करना है, क्रॉसिंग करानी है जो आपकी दो स्पीसीज से मैटिंग कराकर प्रोड्यूस हुई है। अब इनमें एक कैरेक्टर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। The process through which hybrids are produced is called hybridization। जो मेथड है जहाँ पे आप क्या करो, ये प्रोसेस है हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को कंडक्ट करवा सकते हैं, तो पहला स्टेप क्या आता है, चॉइस ऑफ पेरेंट्स। हमें वो दो पेरेंट्स जिनके हमें दोनों कैरेक्टर्स पसंद आए हैं, जो डिजायर्ड कैरेक्टर है, उन्हें पहले सिलेक्ट करना है, चॉइस करनी है कौन से हमें दो पेरेंट्स चाहिए। द टू पेरेंट्स टू बी सिलेक्टेड, at least one should be as well adopted and proven variety in the area, the other variety should have the character that are absent in the first few
आपने 2 वैरायटी ले रखी है तो उसमें से जो पहला पेरेंट होना चाहिए, जो भी इन दोनों में से कोई भी एक पेरेंट ऐसा होना चाहिए जो वेल अडॉप्टेड हो टुवर्ड्स द एरिया जहाँ पे आपको क्या करना है, उस प्लांट्स को ग्रो करना है। तो उस प्लांट्स में वो अडॉप्ट करने की पावर होनी चाहिए कि जो एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आता है दे कैन इजीली अडॉप्ट इट्स चेंजेस। और जो सेकेंड आप पेरेंट लोगे उसके कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो पहले वाले में क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेरेंट्स की चॉइस करते हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन होता क्या है, removal of stamens or anthers or killing the pollen grains of a flower without affecting the female reproductive organ is known as emasculation। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जहाँ पे हम pollen grains को remove कर देते हैं, ठीक है, pollen grains को क्या कर रहे हैं आप, remove कर रहे हो या फिर उनको खत्म कर दे रहे हो, kill कर दे रहे हो। पर इसमें क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए इनके रिमूव करने का या इन्हें किल करने का। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है इन केस ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिनमें फीमेल और मेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ इमेस्कुलेशन कौन सा टर्म हो गया, रिमूव करना स्टेमन्स को या फिर एंथर्स को। Now third step is bagging. Bagging में क्या है, immediately after emasculation the flowers or inflorescence are enclosed in bags of suitable sizes to prevent random cross pollination। अभी आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, emasculation, जैसे ही आपने रिमूव करा immediately emasculation के बाद हमें क्या करना है, जो फ्लावर है, ठीक है, जो फ्लावर है उसे हमें बैग में एक बंद कर देना है, एनक्लोज कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी एंथर जो फीमेल पार्ट है उसमें अभी जो सेफ है उसमें किसी भी तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, ठीक है, उसमें कहीं से भी कोई एंथर आके अटैच ना हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस फ्लावर को कवर कर देते हैं बैग से। Now pollination. In pollination, mature, fertile and viable pollens are placed on a receptive stigma. The procedure consists of collecting pollens from the anthers and dusting them on the stigmas of emasculated flowers. अब यहाँ पे क्या करेंगे pollination में, pollination देखिए वो प्रोसीजर आ जाता है जहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, जो मैच्योर फर्टाइल और बायबल पॉलेंस है, जो आपने क्या कर रखे हैं, जो मैच्योर फर्टाइल पॉलेंस जो आपने कलेक्ट किए थे उसे हम क्या करते हैं, अब जो स्टिग्मा है उस पे जाके प्लेस कर देते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों बहुत रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसका, फीमेल का, ठीक है। वही ये जो पॉलेंस है ये किसके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। The procedure consists of collecting pollens from the anther and dusting them on the stigmas of emasculated flower। अब ये जो प्रोसीजर है इसमें क्या आता है, पहले कि पॉलेंस को कलेक्ट किया जाएगा एंथर से, उसके बाद हम क्या करें, कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिंग पॉलेंस फ्रॉम द एंथर एंड डस्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टिग्मास पे उसको डस्ट कर देते हैं, किसको, पॉलन ग्रेन्स को। Now raising F1 plants, pollination is naturally followed by fertilization। अब आपने pollination कर लिया, उसके बाद फर्दर दूसरा स्टेप क्या आ जाता है, फर्टिलाइजेशन। अब क्या, जो भी आपके यहाँ पे क्या एग और इसका पॉलेंस का क्या आता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। अब सीड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। अभी जो मैच्योर सीड्स प्रोड्यूस हुई हैं F1 जनरेशन की, इसे हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, फिर ड्राई किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। अब इन सीड्स को आप फर्दर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब यहाँ से जो आपका क्रॉप का प्रोड्यूस होता है, जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, F1 हाइब्रिड। एग्जाम्पल, हाइब्रिड्स ऑफ सिंकोना यील्ड मोर अमाउंट ऑफ क्यूनिन। एक एग्जाम्पल है, देखिए कि जो सिंकोना के हाइब्रिड्स प्लांट होते हैं उनमें ज्यादा अमाउंट में क्यूनिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अभी देखिए मैंने जो स्टेप्स अभी आपको बताए थे बहुत डिटेल में थे, ये शॉर्ट्स में उसी चार्ट में एक फॉर्म में बताया कि यहाँ पे पेरेंट्स हमको सिलेक्ट किया जाए, सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट विद डिफरेंट क्वालिटीज, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम द फीमेल फ्लावर, यहाँ पे ये कौन सा आ जाएगा, इमेस्कुलेशन, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल फ्लावर, जो भी अब मेल फ्लावर है जिससे हमें क्या करना है, इंड्यूस कराना है फीमेल पार्ट पे, उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। पॉलिनेटिंग द फीमेल फ्लावर यूजिंग द कलेक्टेड पॉलन ग्रेन। अब हम क्या करेंगे, जो भी पॉलन ग्रेन है जो हमने कलेक्ट किए हैं उसे हम पॉलिनेट कराएंगे किस पे, फीमेल फ्लावर पे। कवर द मदर प्लांट विद पॉलिथीन बैग। अब जो मदर प्लांट है उसको कवर कर देंगे पॉलिथीन बैग के थ्रू। कलेक्शन ऑफ मैच्योर सीड्स फ्रॉम मदर प्लांट, जो सीड्स है उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। सिलेक्ट एंड ग्रोज बेटर वेराइटीज ऑफ ऑफस्प्रिंग।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ऑफ स्प्रिंग है जिनकी अब अच्छी वैरायटी है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ग्रो करेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्यों की जाती है। A hybrid developed by crossing Cinchona succurubra and Cinchona laderiana is a bark which contains 11.3% of alkaloids. The parent species produce 3.4% and 5.1% of alkaloid respectively. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हाइब्रिड प्लांट बताया है, एक एग्जांपल दिया है कि आपने किसी ने दो स्पीसीज ले ली, कौन सी, एक ली सिंकोना सुचिरुब्रा और एक ली है सिंकोना लैटेरियाना, तो हम दोनों इन स्पीसीज को क्या करेंगे, मैटिंग कराएंगे। जब आप इनकी मैटिंग कराते हो तो जो हाइब्रिड प्लांट होता है सिंकोना का, इसकी जो एल्कलाइड्स की देखिए कंसंट्रेशन है इसमें कितना है, 11.3% है। इसमें जो क्वांटिटी है अल्कलाइड्स की वो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे इंडिविजुअली इनमें कितनी है, सिंकोना सब्सिडोप्रा में कितनी होगी, 3.4%, वही जो सिंकोना लैड्सरियाना में कितनी है, 5.1%। Better quality plants are produced by repeating the procedure in several generations. Such choice for ensuring better quality are known as selection. अब यहाँ पे क्या है, जब हम रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को तो ये देखा गया है कि बेटर क्वालिटी के प्लांट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेटर क्वालिटी के प्लांट्स हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इन्हें फिर कलेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को बोला जाता है सिलेक्शन। The hybrid varieties developed through hybridization contribute a lot to progress of agriculture sector. अब ये जो हाइब्रिड वेराइटीज जिसे हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डेवलप कर रहे हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जरिया है किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, फॉर द इकोनॉमिक प्रॉफिट। The hybrid varieties having features like high yield, disease resistant, ability to have high yield within a short period is widely used. अब ये जो hybrid varieties है इनमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इनमें जो डिजीज से लड़ने की पावर है, ठीक है, डिजीज रेसिस्ट करने की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई यील्ड ज्यादा होती है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट्स इसमें क्या हो जाते हैं, ग्रो कर लिए जाते हैं, तो बहुत इफेक्टिव मेथड है। प्रोडक्शन ऑफ नोवेल इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनिक हाइब्रिड टोमेटो, हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन हो रहा है किसका, जो बहुत ही स्पेसिफिक है और इंटरजेनिक हाइब्रिड है, जैसे कि एग्जांपल टोमेटो, इसे किसकी क्रॉसिंग से बनाया है, हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, पोटैटो और टोमेटो की मैटिंग करा के टोमेटो का प्रोडक्शन कराया गया। प्रोडक्शन ऑफ यूनिक हाइब्रिड्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से आप एक यूनिक हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। Now next factor is greenhouse effect. There is a natural greenhouse effect that keeps the earth climate warm and habitable. अब देखिए जो नेचुरली कुदरती जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या कर रहा है, जो पृथ्वी है उसको, उसके क्लाइमेट को, उसके वातावरण को गर्म रखता है और रहने लायक उसे बनाता है। ठीक है, नॉर्मली या सन रेज, अब ये जो नॉर्मली हमारे में क्या होता है, हमारे पृथ्वी पे क्या है, जो सन रेज है वो आती है, पृथ्वी पे पड़ती है, गर्म करती है, उसके बाद वापस स्पेस में चली जाती है। देखिए जैसे नॉर्मली अ सन रेज रीचेस द अर्थ एंड हीट इज radiated back into the space. However, when CO2 concentration increases in the atmosphere, it forms a thick cover and prevents the heat from being re-radiated. देखिए नॉर्मली मैंने जैसे आपको बताया कि जो सनरेज है वो पृथ्वी में पड़ती हैं, वापस क्या होती है, जो हीट है स्पेस पे चली जाती है। बट क्या होता है, जब पृथ्वी पे CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तो एक मोटी परत बन जाती है। ठीक है, इस मोटी परत की वजह से क्या है, जो सनलाइट आ तो रही है पृथ्वी पे वो वापिस नहीं जा पाती CO2 की वजह से। रिजल्ट क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। देखिए नेक्स्ट लाइन में जैसे लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस। दोनों का रिजल्ट है कि गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जहां अब ये जो पूरा फिनोमिना है CO2 का कंसंट्रेशन का बढ़ना, एटमॉस्फेयर का हीट होना, टेम्परेचर का राइज होना, इसे हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। In recent past, amount of carbon dioxide has increased from 290 ppm to 330 ppm due to cutting of forests and excessive burning of fossil fuels. देखिए जो अभी पास्ट में देखा है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मतलब दिनों की बात नहीं है, अभी रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कंसंट्रेशन 290 से 330 बहुत जल्दी बढ़ गया है।
ठीक है। ये जो इतना CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है कि जो प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, उनको काटा जा रहा है, और जो फॉसिल फ्यूल्स है उन्हें हाई अमाउंट में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाया जाता है। द रेट एट विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग, इट इज एक्सपेक्टेड टू कॉज राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और जिस रेट में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, यहाँ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वही क्या है, मेन कारण है जो अभी ग्लोबल टेम्परेचर है, जो जो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, इसी कारण हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बहुत बढ़ रहा है। The global warming by 2 or 3 degrees would cause polar ice caps to melt, floods in coastal areas, change in hydrologic cycle, and Iceland would get submerged. अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, अगर 2 से 3 डिग्री भी अगर बढ़ती है वुड, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी आपके क्या है, हिमालयाज हैं, हाँ, जो बर्फ है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है कोस्टल एरियाज में, जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स हैं एक वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो हाइलैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे। There is also the man-made greenhouse effect, which is the enhancement of uh, Earth natural greenhouse effect by the addition of greenhouse gases from the burning of fossil fuels, mainly petroleum, coal and natural gas. अब यहाँ पे क्या है, एक ऑल्सो जो मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये क्या कर रहे हैं, अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इसके क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, जो ह्यूमंस के द्वारा क्या है, प्रोड्यूस करी जा रही है। इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ अदर आर्टिफिशियल केमिकल्स भी हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस मेनली अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हील। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये एनवायरमेंट जो है, ह्यूमन लाइफ है, उनको तो इफेक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ ये प्लांट्स की जो ग्रोथ है, उनका डेवलपमेंट है, या जो उनमें उनका कंसंट्रेशन होता है फाइटो का, हीलिंग, उनमें जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो स्टूडेंट्स, here we have completed all the factors which affect the cultivation.